नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे सिफारिश रहेगी कि बड्डो एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसके पर्पज़ से आपने इस वीडियो को खोला है, आपको वो मिल सके। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर, तो उसमें एक मेहराबियन का 3V नियम आता है जहाँ पर कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो आपका ध्यान लगता है वो लगता है आपका दृश्य में। तो आप ध्यान से तभी देख पाओगे जब आपका फोकस रहेगा, और आपका फोकस तब रहेगा जब आप लिखने की कोशिश भी करोगे। क्योंकि जहाँ पर क्लास में हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पर से कुछ पॉइंट मुझे लिखना है, वहाँ पर हम पूरे फोकस्ड से देखते हैं ताकि हमें कोई नया पॉइंट मिल सके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो बढ़िया कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट दिखे, जो मैं बताऊं या फिर जो आपको लगे, वो आपको नोट करना है। और इस वीडियो के आखिर तक प्लीज़ बने रहिएगा ताकि आप कुछ नया सीख कर जा सकें। क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से भारत स्वतंत्रता के बाद अपनी व्यवस्थाओं को प्रारंभ करता है। एक नया राष्ट्र और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम करना और उन्हें रोज़गार देना ज़रूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फ़ौरन ध्यान देना लाजिमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी की जो अस्थियाँ विसर्जन यहाँ पर फरवरी में हो रही है, उसका यहाँ आप देख सकते हैं कि उनकी जो अस्थियाँ विसर्जित हो रही हैं उसको देखने के लिए कितने सारे लोग आए थे। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया था। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुना, जो कि बहुत भावुक था, जिसमें उन्होंने कहा, दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कि अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र जैसे बड़े दिग्गज नेता फिल्मों में मिल मजदूर का काम करते थे, तो वो ऐसे ही किसी चौल में या झुग्गी में रहते थे, जो कि खास तौर पर हमें मुंबई वगैरह जैसे शहरों में देखने को मिलती है, जहाँ पर औद्योगिकीकरण की शुरुआत काफ़ी बड़े स्तर पर हो रही थी। दोस्तों, इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण करना भी जरूरी था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलाना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूदा मतभेदों को दूर न किया जाता,
तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच हम देखते हैं कि मतभेद देखने को हमें मिलते थे। ऊंची जाति हो चाहे हिंदू मुस्लिम हो, अलग अलग तनाव की वजह हमें देखने को मिलती थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। इन सभी चीज़ों को दूर करना और एक आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना नवीन भारत सरकार के लिए, स्वतंत्र भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। नए संविधान की रचना की हम यहाँ पर बात करते हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। अलग अलग क्षेत्रों से नेता आए हुए थे जिन्होंने इस संविधान का निर्माण किया। वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार था और इसमें महिलाएं भी शामिल थी। और महिलाओं को मताधिकार देने वाला भारत उस समय विश्व का बहुत चुनिंदा राष्ट्रों में से एक था। इसका मतलब यह था कि 21 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़े टुकड़ों में मिला था, जबकि भारत में आज़ादी के तुरंत बाद मत देने का अधिकार, अपनी सरकार चुनने का अधिकार भारतीयों को मिल गया। यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की सूझबूझ का परिणाम था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान सभा में रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव पढ़ रहे हैं और बाकी नेतागण उन्हें यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैठे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को भी जो आपको समझ में आ सके। यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला कहाँ पर? इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे समय बाद यह अधिकार मिला और सबसे आखिर में महिलाओं को मताधिकार मिला, वह भी उनके जुझारू संघर्ष के बाद। इच्छाओं से सरकारों ने नहीं दिया बल्कि दबाव में दिया। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ समय बाद ही यह फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। यानी कि जिस तरह से पाकिस्तान धर्म के आधार पर राष्ट्र बना है, उसी तरह भारत अगर एक राष्ट्र धर्म के आधार पर बना तो भारत का कोई भविष्य नहीं होगा। और आप जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शी सोच को देख सकते हैं। अगर भारत उस समय पर एक हिंदू राष्ट्र बन गया होता तो किस तरह से भारत का भविष्य होता आप देख सकते हैं, जो कि आज पाकिस्तान का है। यहाँ पर मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से माफ़ कीजिएगा, कानून से
कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया था जैसे कि हिंदुओं को दी जा रहे थे। यानी कि भारतीय संविधान सभा ने इस तरह से संविधान का निर्माण किया कि न केवल वो हिंदू के लिए काम करेगा बल्कि सभी संप्रदायों के लिए काम करेगा। संविधान के सामने एक नागरिक के तौर पर देखा जाएगा। उसका धर्म या उसकी जाति या उसका क्षेत्र देखकर उसको नियम नहीं दिए जाएंगे, अधिकार नहीं दिए जाएंगे। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया था। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था। अब वे भी मंदिर जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H. J. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें 1000 साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवाओं में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो कि खांडेकर ने कहा था। परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए, हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देने चाहिए। यहाँ पर मुख्यमंत्रियों को लिखे गए एक पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहें तो भी कहीं नहीं जा सकते। एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसावा हो और वहाँ के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हों, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना चाहिए। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो कि किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को मिलते हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है, इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। मद्रास के एक अन्य नेता ने भी यहाँ पर विचार प्रकट किए थे और मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया।
और ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों के लिए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी, संबंधित सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक तस्वीर, जहाँ पर आप प्रमुख तौर पर से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, जो कि प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि हम उन्हें भारतीय संविधान का जनक या फिर भारतीय संविधान का पिता कहते हैं, और इनका प्रभाव भारतीय संविधान सभा में सर्वाधिक था। यही कारण है कि संविधान सभा की जब भी या फिर भारतीय संविधान की जब भी बात होती है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम हमेशा सामने आता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनका जन्म 1891 में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। इन्हें लोग प्यार से बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे और पुकारते हैं। वे एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री भी थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी.टी. कृष्णमाचारी ने कहा कि दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब, ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। और इस तरह से संविधान निर्माण की बात हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे संविधान निर्माण कंप्लीट होता है, जैसे ही संविधान बनकर तैयार होता है, अब भारत में राज्यों का विभाजन किस तरह से होगा, राज्यों का निर्माण किस तरह से होगा, यह प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। तो 1920 के दशक से स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह, यानी कि जो किसी महत्वपूर्ण भाषा से संबंध रखता है, जैसे कि मध्य प्रदेश की जो बड़ी भाषा है वह हिंदी है, महाराष्ट्र की मराठी है, गुजरात की गुजराती है, इस तरह से। तो आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस ने कहा था कि हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस मुखर जाती है, क्योंकि एस.के. धर कमीशन और जे.वी.पी. कमीशन, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया जैसे बड़े लीडर्स की तिकड़ी मिलकर यहाँ पर एक कमीशन बनती है, जे.वी.पी. कमीशन, और वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई भारत में अगर एक अच्छी व्यवस्था चाहिए तो प्रशासन के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। क्योंकि अगर आप भाषा या संस्कृति के आधार पर राज्यों का निर्माण करोगे तो बहुत ज़्यादा राज्यों का निर्माण होगा, क्योंकि भारत में भाषा और संस्कृति की बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है।
तो यहाँ पर आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने जो भाषाई समूह बनाने का उन्होंने भरोसा दिलाया था, उसमें वे नहीं आगे बढ़े, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भारतीय प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को, यानी कि जो भाषाई आधार पर राज्य गठन की मांग है, इसे समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह एक सच्चे राष्ट्रवाद के निर्माण में नहीं जायज़ सिद्ध होती है। क्योंकि अगर आप भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर रहे हो, यानी कि वहाँ पर राष्ट्र की भावना दब सकती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ तस्वीर आप देख रहे होंगे, गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन में उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर एक बड़ी समस्या फिर सरकार के सामने आती है कि भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों का निर्माण नहीं करेंगे तो बड़े पैमाने पर दंगे यहाँ पर हो जाएंगे और फिर उन्हें संभालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिले में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां प्रचार चुनाव के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और कहा कि हमें आंध्र चाहिए, और हमें आंध्र चाहिए के नारे उन्होंने लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटिटी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। 58 दिनों के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार ने लिखा, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार ने आखिरकार यह मांग मान ली और इस तरह से 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है, वो भी भाषाई आधार पर। यहाँ पर भाषा के आधार पर यह राज्य बना, जो कि पहला राज्य था। इस तरह से आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदायों ने भी अपने अपने राज्यों की मांग यहाँ पर वह करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। और यह जो आयोग था, यह फजल अली जो कि कोर्ट के जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में यह बनी और इसमें हृदयनाथ कुंजरू और केएम पणिक्कर जैसे इसमें सदस्य देखने को हमें मिलते हैं। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिया जाए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा को दो अलग राज्यों में बांट दिया गया, जो कि पहले सौराष्ट्र के नाम से दोनों जाने जाते थे। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से भाषाई आधार पर राज्यों का यहाँ पर गठन हुआ। जो आपको दो कलर है, एक
कलर में आपको रियासतें और दूसरे कलर में आपको ब्रिटिश भारत देखने को मिलेगा। 14 अगस्त 1947 से पहले का यह भारत है जो हमें देखने को मिलता है। और फिर बाद में पाकिस्तान यहाँ पर से कट के बनता है। पहले पूरा भारत जो था वह इस तरह से दिखता था और कितना प्यारा लगता था। लेकिन भाई क्या करें, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इस तरह की आग लगाई जो बाद में गांधी जी जैसे बड़े दिग्गज नेता, जिनके हड़तालों के सामने अंबेडकर जैसे नेता झुक गए, जिनकी हड़तालों के सामने अंग्रेज झुक गए, उनके सामने जिन्ना नहीं झुक पाए। और इतनी ज़्यादा आग अंग्रेज़ों ने लगा दी थी कि गांधी जी जैसे बड़े नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता इस विभाजन को रोक नहीं सके। और ये बहुत ही दुखद है। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि विभाजन को स्वीकारना भारत के सामने एकमात्र विकल्प बचा था। विभाजन को किसी भी हाल में नहीं रोका जा सकता था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिकता को इस कदर बढ़ा दिया था कि अगर भारत के लोग या फिर नेहरू जी हो या फिर सरदार पटेल जी हो, अगर ज़बरदस्ती चाहते और भारत के विभाजन को रोक भी लेते, तो भारत एक ऐसा भारत होता जहाँ पर हर दूसरे महीने में एक दंगा, एक विद्रोह, एक बड़ी हिंसक गतिविधि हमें देखने को मिलती। इसलिए विभाजन को स्वीकार करना एकमात्र विकल्प भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के पास बचा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये भारत है और फिर इसी को अलग अलग राज्यों में आगे बांटा गया। अब इसके बाद में देखिए अगला नक्शा जो आपको देखने को मिल रहा है, यह है 1 नवंबर 1956 से पहले का माफ़ी चाहूँगा। 1 नवंबर 1956 से पहले का यह मैप है, जहाँ पर राज्यों का निर्माण नहीं हुआ है। जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई। परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा। और इसलिए 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की काल अवधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। क्या कहा गया? भूतपूर्व रियासत। तो भूतपूर्व रियासत यहाँ पर टिक भी किया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, मध्य भारत, विंध्य क्षेत्र, हैदराबाद है, मैसूर है, त्रावणकोर है, मणिपुर है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसके बाद में आगे देखें तो यहाँ पर एक अगला मैप आपको देखने को मिलेगा जो कि 1956 के बाद का है, जहाँ पर राज्यों का निर्माण हो चुका है। 1975 का यह मैप है। 1975 का यह मैप यहाँ पर हमारे सामने है। तो हमने अभी 3 मैप देखे हैं। पहला है 14 अगस्त 1947 का, जब भारत विभाजन नहीं हुआ था, संपूर्ण भारत था, भारतीय प्रायद्वीप था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्र जो कि भारत के थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1953 के पहले का जो भारत है, जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं हुआ था। और तीसरा मैप ये जो है 1975 का है। हालांकि यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ नहीं दिखेगा, क्योंकि वह 2000 में हुआ था। और यहाँ पर आपको बिहार से झारखंड भी अलग होते हुए नहीं दिखेगा। बाकी अन्य राज्य आपको बहुत सारे राज्य दिखेंगे। जम्मू कश्मीर जो कि आज यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। वैसे ही यहाँ पर आंध्र प्रदेश से आपको तेलंगाना नहीं दिखेगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी, बहुत सारे राज्य यहाँ पर महत्वपूर्ण राज्य जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 1975 का यह मैप है। अब इसके बाद में देखिए विकास की परियोजनाएं बहुत बड़ी मात्रा में चली और इन विकास परियोजनाओं की शुरुआत से भारत एक मजबूत राष्ट्र बनने का प्रयास कर रहा था। महानदी में पानी रोकने के लिए यहाँ पर एक पुल बनाया गया है और यह भारत की जो विकास परियोजनाएं हैं उनको यहाँ पर दर्शाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छे राज्य के निर्माण की भी यहाँ पर बात की गई। राज्य का मतलब क्या होता है? तो सरकार से संबंधित। यहाँ पर राज्य शब्द का अर्थ देश या विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं होता है। जहाँ पर सरकार होती है वहाँ पर एक राज्य होता है। यहाँ पर स्टेट या फिर सेंट्रल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर परिभाषा की बात हो रही है। जैसे अगर आप एक राजा हो या रानी हो तो आपके पास में एक राज्य होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है। अब हम देखते हैं उन विकास परियोजनाओं की जो कि भारत में शुरू हुई 1952 के आम चुनाव के बाद से।
भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक फैक्ट्री हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि गांधी सागर फैक्ट्री नहीं है, ये गांधी सागर बांध का काम चल रहा है। और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर बनाया गया है और चंबल नदी पर 4 बांध देखने को मिलते हैं जिनमें से एक यहाँ है और इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों एवं विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योगों पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू के क्या विचार थे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू के विचार। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 के एक पत्र में उन्होंने लिखा था, पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का भी महत्व इससे भी ज़्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणना पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से, हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजनाओं को एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दें वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। यहाँ पर भिलाई इस्पात संयंत्र में आप नेहरू जी को यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वे विभिन्न परियोजनाओं को स्वयं निरीक्षण करके उन्हें और मजबूती प्रदान कर रहे थे। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी और छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाकों में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है क्योंकि सरकार उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेंगे और उस पर कोई ध्यान सरकार नहीं दे रही है। यहाँ पर महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी द्वारा उसे यानी कि मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे।
अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि महात्मा सॉरी मैं बार-बार महात्मा गांधी बोल रहा हूँ। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में देख रहे होंगे और उनके साइड में हमको कृष्णा मेनन देखने को मिलेंगे। कृष्णा मेनन जो थे वह 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का इन्होंने नेतृत्व किया और गुटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष में इन्होंने आवाज़ उठाई थी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ करने में, गुटनिरपेक्ष संगठन बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शैशव काल यानी कि अपने शुरुआती समय में थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ, शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहराते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिया। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नवस्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे, क्योंकि विदेश मंत्रालय का प्रभार उन्होंने अपने पास ही रखा था। यहाँ पर उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। मिस्र, यूगोस्लोवाकिया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हो, परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग-थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग-थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहे, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह से बांडुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1935 में हुई और इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नए नए आज़ाद हुए देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 2007 में जब भारत ने आज़ादी के 60 वर्ष पूरे किए तो किस तरह से यहाँ पर भारत का विकास क्रम चल रहा था। 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी और इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए, हम देखते हैं। भारत अभी भी एक और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में
अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई टकराव देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ रहा है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियां मनाने जाते हैं और खूब पैसे उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को निजी क्या सरकारी स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। यहाँ पर आप बम्बई की धारावी बस्ती को देख सकते हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है और दुनिया के सबसे बड़े स्लम एरियो में से एक है, यानी कि झुग्गी बस्ती है। यहाँ देखिए आप, मुंबई भारत का सबसे अमीर शहरों में से एक है और भारत की औद्योगिक राजधानी है। और उसी सबसे अमीर शहर में, जहाँ पर दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं, मतलब कि दुनिया के अमीर नहीं, लेकिन अमीरों का जो घनत्व है वह मुंबई में दुनिया में सबसे ज़्यादा शहरों में से एक है। इसके बावजूद यहाँ पर हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़े स्लम एरियाज़ में से एक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हमारा संविधान कानून की नज़र से सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में तो कुछ और औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। यानी हम सफल तो हुए, लेकिन हम वैसे सफल नहीं हुए जैसे हमें होना चाहिए था। लेकिन एक बड़ी बात जो हमारे साथ हुई कि हम विफल नहीं हुए, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा लगाई जा रही थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे समकालीन श्रीलंका के साथ क्या हुआ, क्योंकि श्रीलंका की आज़ादी भी हमारे आसपास ही मिली थी और श्रीलंका किस तरह से हमसे आगे बढ़ा या फिर हमसे पीछे रहा, वो हम यहाँ पर देखते हैं। 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका, उस समय पर जिसका नाम सीलोन था, उसकी संसद में एक कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सीलोन को भी बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सीलोन ही मिलेगा। सिंहली भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती तो इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में से दो टूटे फूटे रक्षारंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह से जो भाषा के आधार पर यहाँ पर उग्रवाद शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे, बंदूक लिए तमिल उग्रवादी श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रतीक है और किस तरह से यहाँ पर गृह युद्ध होता है। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है, जो इसी कारण पैदा हुआ कि वहाँ के तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोपी जा रही थी। और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बढ़ गया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उसकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा है कुछ हद तक, इसलिए कि क्योंकि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया है। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिण भारत में थोप दिया जाता जिस तरह की पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहली भाषा को थोप दिया गया, तो शायद भारत में भी गृह युद्ध की आकांक्षाओं को हम देख सकते थे। भारत में भी गृह युद्ध हो सकता था। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आकांक्षाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी भी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है।
इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहजकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कुछ चीज़ें जो आपको बतानी है कि केंद्रीय सूची में राज्य सूची में केंद्रीय सूची में राज्य सूची में कौन कौन से विषय यहाँ पर रखे गए हैं। तो जो केंद्रीय सूची है यहाँ पर केंद्र के विषय हैं, संवर्ती विषय हैं, और जो राज्य के विषय हैं यहाँ पर आपको बताने हैं इनके बारे में, जो कि आपको अलग से रिसर्च करनी है और जो चैप्टर में आपको जानकारी मिलेंगी उनके आधार पर आपको ये चीज़ें देखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी, जहाँ पर हमने भारत में आज़ादी के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, किस तरह से भारत में संविधान निर्माण हुआ, भारत में किस तरह से राज्यों का निर्माण हुआ, भारत में किस तरह से औद्योगिक और आर्थिक विकास की शुरुआत हुई, उन सभी चीज़ों को हमने देखने का प्रयास किया। साथ ही साथ 2007 में जब भारत ने 60 वर्ष पूरे किए तो उस समय स्थिति कैसी थी वो हमने देखा। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि भाषा के आधार पर अगर हम भाषाई राजनीति ज़्यादा करें तो किस तरह से हमारा हाल श्रीलंका की तरह या फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। इसलिए हमें सभी भाषाओं, सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।